नमस्ते स्टूडेंट। आज कक्षा BA सेकेंड ईयर द्वितीय वर्ष विषय राजनीति विज्ञान और हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। देखिए स्टूडेंट, आज हम राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे, भारतीय राष्ट्रपति के बारे में। मैं थोड़ा सा आपको वर्तमान राष्ट्रपति का नाम वगैरह बताता हूँ कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा थे और वर्तमान में राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद है। राष्ट्रपति को संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान माना जाता है। संघीय कार्यपालिका कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद को शामिल किया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को संघीय कार्यपालिका में शामिल किया जाता है। भारत की जो संघीय कार्यपालिका है उसमें भी इन्हीं व्यक्तियों को उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से मिलकर संवैधानिक संघीय कार्यपालिका बनती है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है, प्रावधान किया गया है। व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है यह कहा गया है कि संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा है कि संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या है? एक व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो उसके लिए भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए, कौन कौन सी योग्यताएं निर्धारित की गई कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है उसके लिए क्या क्या योग्यताएं निर्धारित की गई है। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता के लिए योग्यता है। नंबर 1, वह भारत का नागरिक
होगा, वह भारत का नागरिक होगा। उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। होनी चाहिए। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, होने की योग्यता रखता हो, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष हो चुकी हो और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। यह एक राष्ट्रपति पद के लिए भारत संविधान में योग्यताएं निर्धारित की गई है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव, निर्वाचन। राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया। देखिए स्टूडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है और यह चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होगा। किसके आधार पर होगा? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होगा। राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया अपनाई गई वो अनुच्छेद 54 में अपनाई गई है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है। यह चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। मत पद्धति के आधार पर होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया। तो जो मत पद्धति है वो कौन से? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को अपनाया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल का गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाता है? एक निर्वाचन मंडल का गठन किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए
अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है। जिसमें देखिए एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है और इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, साथ ही साथ राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे और 70वें संशोधन के तहत संघीय प्रदेशों के, संघीय क्षेत्रों के जहां विधानसभाएं हैं उन क्षेत्रों के भी निर्वाचित प्रतिनिधि इसमें शामिल किए गए हैं। निर्वाचक मंडल किससे बनता है? निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा वह संघीय क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधि यानी कि निर्वाचक मंडल जो बनेगा वो संसद के लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे निर्वाचक मंडल में, साथ ही राज्य विधानसभाओं और संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधि मिलाकर एक निर्वाचक मंडल का निर्माण करेंगे और यह निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया को पूरी करेगा। आगे बढ़ते हैं। कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित किया गया है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का निर्धारित किया गया है। लेकिन यदि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है, उल्लंघन किया जाता है, तो राष्ट्रपति को समय से पूर्व अपने पद से महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। साथ ही यदि राष्ट्रपति स्वयं पद अपना त्याग पत्र दे देता है तो भी राष्ट्रपति का कार्यकाल समय से पूर्व पहले हो जाता है। या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो जो नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा वो पूर्ण समय के लिए होगा, न कि जो राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति का समय बचेगा उसी के लिए होगा, बल्कि पूर्ण 5 साल का वो जो राष्ट्रपति निर्वाचित होगा उसका पूरा कार्यकाल वो करेगा। तो राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। शपथ राष्ट्रपति को शपथ भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति को शपथ
मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा दिलाई जाती है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। यदि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वो किसको देगा? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंप सकता है। आगे बढ़ते हैं। वेतन भत्ता। वेतन भत्ता अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति को वर्तमान में 5 लाख रुपए वेतन पर मंथ दिया जाता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्वाचित वेतन भत्ता अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है। राष्ट्रपति को निःशुल्क आवास, बिजली, पानी, यात्रा सब कुछ निःशुल्क प्रदान होता है। साथ साथ राष्ट्रपति को पेंशन का प्रावधान भी किया गया है। तो अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित प्रावधान के अनुसार वेतन भत्ता प्राप्त होगा। वर्तमान में राष्ट्रपति को ₹5 लाख वेतन व निःशुल्क आवास, बिजली, टेलीफोन, यात्रा प्राप्त किया जाएगा। यानी कि संसद द्वारा अनुच्छेद 59 के अनुसार संसद द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति को वेतन भत्ते और अन्य परिलब्धियां सुविधाएं प्राप्त होगी, जिनमें वर्तमान में राष्ट्रपति को 5 लाख वेतन मिलता है। निःशुल्क आवास, भोजन, पानी, बिजली, टेलीफोन, यात्रा आदि सुविधाएं राष्ट्रपति को प्रदान की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। महाभियोग। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। महाभियोग तब लगाया जाएगा जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है। तो संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा।
महाभियोग लगाने की प्रक्रिया संसद के लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में प्रस्तावित की जा सकती है। यदि दोनों सदनों से द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपना पद त्याग करना पड़ता है। अब देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियों को दो भागों में बांटते हैं। सामान्यकालीन शक्ति, दूसरी संकटकालीन शक्ति। संकटकालीन शक्ति। सामान्यकालीन शक्तियों में हम कार्यपालिका एवं प्रशासकीय शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, राज्यों से संबंधित शक्ति, इनको लेते हैं। सामान्यकालीन शक्ति लेते हैं। पहली है कार्यपालिका एवं प्रशासनिक शक्ति। कार्यपालिका एवं प्रशासकीय शक्ति। दूसरी है विधायी शक्ति। तीसरी है वित्तीय शक्ति। चौथी है न्यायिक शक्ति। पांचवी है राज्यों से संबंधित शक्ति। संबंधित शक्ति। संकटकालीन शक्ति में हम लेते हैं अनुच्छेद 352, 356, 360। कार्यपालिका शक्तियों, कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत हम राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति एवं पद मुक्ति करता है, जिनमें विभिन्न प्रकार के आयोग, निर्वाचन आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद आयोग, राजदूतों की नियुक्ति करता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, राज्यपालों की नियुक्ति करता है। शासन संबंधी संचालन और नियम, जिनमें राष्ट्रपति संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान संबंधी नियमों का गठन करता है, नियमों को बनाता है। कार्यपालिका शक्ति में ही राष्ट्रपति को सैनिक क्षेत्र में शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति भारतीय तीनों सेनाओं का प्रथम सेनापति माना जाता है, सर्वो सेनापति माना जाता है।
वैदेशिक शक्ति कार्यपालिका के अंतर्गत हम विदेशों से संबंधित शक्ति लेते हैं कि राष्ट्रपति विभिन्न देशों में भारत के राजदूतों को नियुक्त करता है, दूसरे देशों के राजदूतों को यहाँ पर स्वागत करता है, उनको प्रमाण पत्र देता है, तो यह कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है। विधायी क्षेत्र के अंतर्गत हम देखते हैं, विधायी क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन को बुलाता है, अधिवेशन को स्थगित करता है। जब लोकसभा संसद का जब प्रथम अधिवेशन होता है तो वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों का संयुक्त अधिवेशन में वो अपना प्रथम भाषण देता है। राष्ट्रपति संसद के सदस्यों को मनोनीत करता है, राष्ट्रपति को मनोनीत करने की शक्ति भी प्राप्त है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को वह लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, वो मनोनीत करता है। राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, 2 अंकल भारतीय सदस्यों को वो मनोनीत करता है। 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय क्षेत्र, राष्ट्र के प्रति योगदान, खेल कूद साहित्य आदि के क्षेत्र में योगदान हो, उनको राज्यसभा, ऐसे 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा मनोनीत करता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति को विधेयकों पर निषेध अधिकार की शक्ति प्राप्त है। जब लोकसभा और राज्यसभा से कोई विधेयक पारित होकर आता है तो राष्ट्रपति उन पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, उन पर वीटो पावर कर सकता है, ये राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है। साथ ही साथ विधायी क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों का अधिवेशन न चल रहा हो और कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिस पर संविधान को कानून मौन है, तो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए राष्ट्रपति एक व्यवस्था बनाने के तहत एक अध्यादेश जारी कर सरकार को देता है और उस स्थिति से निपटा जा सकता है। तो अध्यादेश जारी करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 123 में वर्णित है। वित्त शक्ति में लेते हम वित्तीय शक्ति राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक वर्ष में आय व्यय का अनुमानित विवरण रखवाने का अधिकार है, रखवाएगा। भारत की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार है और राष्ट्रपति भारत के लिए एक वित्त आयोग का गठन कर सकता है, वित्त आयोग गठन करेगा जो आय व्यय के बारे में सरकार को निर्देश देता रहेगा, करेगा। राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति प्राप्त है। न्यायिक शक्ति, राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को जो उच्चतम न्यायालय से सजा प्राप्त है, सजा को कम कर सकता है। किसी को फांसी दी गई है तो उस फांसी को माफ कर सकता है। तो न्यायिक शक्ति में राष्ट्रपति को यह शक्तियां प्राप्त है, क्षमा प्रदान करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अब कहती संकटकालीन शक्ति, अनुच्छेद 352, 356 और 360। अनुच्छेद 352 के तहत यदि कोई भारत पर आक्रमण करने की सोचता है, सरकार को थोड़ी सी भी आशंका हो कि कोई विदेशी ताकत भारत पर आक्रमण करने वाली है, तो उस समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 लगाकर पूरी शक्ति को अपने हाथ में ले सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत यदि अनुच्छेद 356 राज्यों में लगाया जाता है, जब राज्यों में शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, सरकार के पास बहुमत नहीं रहा है, राज्य में
राज्य में उपद्रव मचे हुए हैं, लड़ाई झगड़े मचे हुए हैं और वहां की सरकारों को नियंत्रित नहीं कर पा रही है, तो संबंधित स्थिति की राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है कि राज्य में शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चल रही है और आप अनुच्छेद 356 लगाने की कृपा करें। तो शांति बनाने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए राज्यों में अनुच्छेद 356 लगाया जाता है। अनुच्छेद 360, जब देश के किसी हिस्से में या देश में कोई वित्तीय आपात आ जाता है, वित्तीय संकट आता है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय संकट लगा सकता है। उसके तहत किसी का भी वेतन काट कर राजकोष में जमा किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को यह सामान्यकालीन और संकटकालीन शक्ति प्राप्त है। जो आपने पढ़ा, मैंने अध्ययन कराया आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।